हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 8 मई 2022 को आयोजित हुआ बीपीएससी 67th पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एग्ज़ाम बाद में ये पेपर जो है बाद में कैंसिल हो गया था और री एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दो तरीक़ा से रिपीट करती है। एक तो हूबहू क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और दूसरे कंसेप्ट से रिपीट होते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, हर एक ऑप्शंस को डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीटी क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। लोथल जो है गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िले में है। राइट ऑप्शन ए होगा। और डाबरकोट कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। राइट ऑप्शन बी होगा। चारों जो बौद्ध संगीति हुई है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और उसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को की रचना महाकवि भारवी ने की थी। महाकवि भारवी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। दिल्ली के मेहरौली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई। तब तक यह अधूरा ही बना था, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा किया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है, जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दो ब्रदर्स थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने 1336 में किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर प्रथम का शासन रहा 1336 से 1356 तक और बुक्का प्रथम का शासन रहा 1556 से 1377 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सर थॉमस रो 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। यह जेम्स प्रथम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। राइट ऑप्शन डी होगा। 7 साल के मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों में यानी 3 खंडों में बटा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। रैयतवाड़ी भू पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी की 12 महल जिले में 1792 में की गई थी। कालांतर में इसे बम्बई और मद्रास प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में लागू किया गया। इस भू व्यवस्था में रीढ़ और मुंदरों ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन की 51% भूमि इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है?
भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में बी डी सावरकर के द्वारा वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चिंतक वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि समकालीन विचारकों में एकमात्र ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। राइट ऑप्शन बी होगा। दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था। मार्च 1942 में हुआ था। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन जो है 1 अक्टूबर 1943 को हुआ था। इनका कार्यकाल रहा 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक। तो अक्टूबर 1943 में ये गवर्नर जनरल बन करके आए। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है ये हुआ था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हो रहा है। कब? मार्च 1942 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन सी होगा। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो जगदीशपुर से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कब, किस टाइम में फरार हुए थे? ये भी बीपीएससी में पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात फरार हो गए। सहयोगियों में रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1982 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पटना के बांकीपुर में 1912 में, और उसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। 1922 में गया में जो हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यूएस में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट ऑप्शन बी होगा। गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 से माना जाता है, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था तथा नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था तथा संवैधानिक माध्यमों से भारतीय जनता के सच्चे हितों का प्रोत्साहन देना था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बी श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन सी होगा। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद यानी विरोध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का ब्रिटेन में आयोजन किया गया। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। इसमें कांग्रेस के एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने प्रशासनिक सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877-78 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में अपने घर में नज़रबंदी के बावजूद भाग निकले पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए 28 मार्च 1941 को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यहीं उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया। ऐसा करते वक्त वस्तुतः फासिस्ट नेताओं का अनुकरण किया गया था। हिटलर के नाम के आगे डेर फुहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूज जोड़ा जाता था। यानी हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था, तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्य सेन के नेतृत्व में की गई थी। इस धावे में सूर्य सेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के अनंत मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है उसमें। राइट ऑप्शन ए होगा। कंपनी शासन द्वारा बेदखल किए गए किसान राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली। यह विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। सन 1939 में त्रिपुरारी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए। भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसी साल 1939 में ही अपने समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जून 1939 में इसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे, लियाकत अली खां। राइट ऑप्शन ए होगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ रुपये, 22,511 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो JB कृपलानी संबंधित है, राजकुमार शुक्ल भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी है, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी का साथ मिला। राम मनोहर लोहिया का इस सत्याग्रह से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। जनगणना 2011 के अनुसार गोपालगंज जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं। अतः गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है और भागलपुर और मुंगेर जिलों का लिंगानुपात सबसे कम है। तो गोपालगंज होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया।
1912 में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाले बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं, तो वो हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। राइट ऑप्शन बी होगा। रश्मि कुमारी भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। 2010 और 2012 में जीत के बाद यह उनकी तीसरी फेडरेशन कप जीत थी। रश्मि कुमारी पहले भी 2 बार विश्व कप, 2 बार ICF कप, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशियाई कप जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विधानसभा के क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधानों के तहत बिहार विकास मिशन का गठन किया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आने वाले 7 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। इस क्वेश्चन पेपर में जो पुराना करंट अफेयर्स है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए उसके बाद में डायरेक्टली मैं 40 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच संथाल रहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जून 1855 में विद्रोह कर दिया। अंततः विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 में स्थिति नियंत्रण में आई। ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे बिहार से। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था यानी नील खेती के अंतर्गत 3 कठिया व्यवस्था जो था उसके उत्पीड़न के शिकार थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने को सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। राइट ऑप्शन बी होगा। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु में हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज में गृह त्याग दिया। कुछ वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में फल्गु नदी के तट पर अवस्थित बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य खेती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1931 में हुआ था का गठन किन्होंने किया था? तब फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन बी होगा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा का भी सहयोग मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। 1545 में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुनः यह अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम उदाहरण है। झील के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह अष्टकोणीय इमारत बड़े सुंदर और संतुलित ढंग से एक गोलाकार गुंबद से ढकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सोन दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है। यह रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर जिले में बहते हुए पटना शहर के कुछ पश्चिम में मनेर के हल्दी छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है, राइट ऑप्शन सी होगा। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह झील 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा अपनी जल निमग्न वनस्पति हाइड्रा, लूरिसिलाटा, वेलसिनेरिया, लेप्लारिलिस, निम्फसा वगैरह के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में है, राइट ऑप्शन ए होगा। गया शहर चारों ओर से कई पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्म योनि का ज़्यादा महत्व है। ब्रह्म योनि हिल का पौराणिक महत्व है तथा इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्यों में है। इसके शिखर से गया शहर का अत्यंत मनोहारी दृश्य नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग तथा एक उपभाग में विभक्त किया गया है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक 13 जिले हैं। ये हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो वो है अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। दोनों सदनों में इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है कि नियम विनियम तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका को प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सा होगा? अधीनस्थ विधान समिति, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही से संबंधित है। वाद और यानी मुकदमे तथा कार्यवाही से, राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में है। और 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आदि अधिरोपित करने की संसद की शक्ति दी गई है आर्टिकल 302 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और साथ ही संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है संविधान पे आधारित है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। कभी कभी विशेष परिस्थिति में परंपरा भी जो है वो भी निर्णय लेने का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में, राइट ऑप्शन सी होगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ, किंतु उसे 1983 में लागू किया गया था। बिहार में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1974 में, पंजाब में 1995 में तथा केरल में 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इतना कौन याद रखता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, राइट ऑप्शन बी होगा। आदर्श सेन आनंद यानी एएस आनंद भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक कार्यरत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल हैं, जिसमें प्रमुख है कृषि, मत्स्य उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, ईंधन और चारा, सड़क पुल तथा जलमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारी चीज़ें हैं। अतः ग्रामीण खेल का उल्लेख इस सूची में नहीं है। ग्रामीण खेल ये नहीं है। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ग्रामीण खेल नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? ऐसा कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगे रखी गई थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाना था। 1957 में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कामकाज की जांच करने और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकायों और पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक से भी, स्नातक से भी, उद्योगपति से नहीं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 सदस्य स्नातकों तथा 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उद्योगपति इस श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग समान स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली यानी स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है। अतः यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय उसका क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। ये सांविधिक निकाय मतलब, सांविधिक निकाय का मतलब इंग्लिश में होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 में, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। पहला वित्त आयोग जो है 1950 में स्थापित किया गया था, ये बात जो है गलत है। कब स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो यह कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। राइट ऑप्शन बी होगा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। यह भारत में निर्मित अभी तक का सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? दोहन। तो ये होता है झारखंड में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है?
तो गया जिले में है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गया के बिजनौर, विष्णुपुर आदि स्थानों में भी अभ्रक के भंडार हैं। तो इन सबों में नवादा नहीं है, तो उसके बाद गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, राइट ऑप्शन सी होगा। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों में बेहद समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। ये सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कार्य करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। इसमें से 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। जियोसिनक्लाइन मतलब भूसन्नति। भूसन्नति सागर के वैसे संकरे एवं पिछले भाग को कहते हैं, जिसमें लंबे काल से मलबा का जमाव होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान भूसन्नति यानी जियोसिनक्लाइन का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, वुलर झील। इसके अलावा लोकतक झील जो मणिपुर है, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, लोकतक झील। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, ई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क सिंहभूम में अवस्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन ए होगा, लौह अयस्क खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से गलत एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं? गलत हमें इसमें से चुनना है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने हुए होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है, नहीं, एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता नहीं है, और ड्रमलिन की विशेषता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता न होकर ड्रमलिन की है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है, यानी बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। तो 3 तो गलत हो गया। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। 3 गलत है, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने का पृथ्वी विज्ञान है, यानी अर्थ साइंस है। तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। पृथ्वी के आयाम की माप, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप, इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। कब? 1912 में, 1912 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो ये हिंद महासागर में जावा द्वीप के समानांतर है। यदि मैप को आप ध्यान से देखें तो ये पता चलेगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जन्म लेता है, और इसी पे आधारित है फेरेल का लॉ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर यानी डेड सी। तो डेड सी के साथ जॉर्डन सीमा साझा करता है, इजराइल भी करता है, और फिलिस्तीन भी करता है। इसके
जो डेड सी है उसके ईस्ट में जॉर्डन है। यदि मैप को हम देखें तो ईस्ट में जॉर्डन है और इजराइल एंड फलस्तीन जो है वो वेस्ट में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो लेबनान साझा नहीं करता है, जॉर्डन इजराइल एंड फिलिस्तीन करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो ये टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड होता है। टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है FeTiO3। FeTiO3 राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तब प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। तो नीति आयोग के सदस्य मतलब नीति आयोग के सचिव भी शामिल होंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। कौन हिस्सा नहीं है? तो योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ये शामिल नहीं है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था और किस लिए हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए। तो ए का हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ए का 3 हो जाएगा। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति का गठन जो है जून 2012 में हुआ था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 जून 2014 को सबमिट किया था। किस लिए हुआ था ये गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए हुआ था। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। और पारेख समिति क्या है? दरअसल में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए 2010 में इसका गठन हुआ था, पारेख समिति का। उस 2010 में गठन हुआ था तो उस समय इसके चेयरमैन थे RBI के एक्स डिप्यूटी गवर्नर राकेश मोहन। बाद में 2010 में तो इसका गठन हुआ था, बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया HDFC के प्रमुख दीपक पारेख को। और किससे संबंधित है ये? बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए ये गठित की गई थी। तो पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित थी, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद नरसिंघम समिति, नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है और ये इसका गठन 2 बार हो चुका है, 1991 में और 1998 में। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। तो इसमें से कौन सा सही आ रहा है? इसमें से ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन ए होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, देन पंजाब, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन बिहार। तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है तो ये दोनों कट गए, अब बचा 2। पश्चिम बंगाल के बाद है पंजाब, तो पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब ये कट गया, उत्तर प्रदेश आ रहा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आप एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर में जितने हाइट का आप ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही हाइट का इमेज मिरर के पीछे बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो ये तो होगा नहीं, समतल दर्पण तो होगा नहीं। अब आ जाइए
अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण पहले देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब ये हो गया, ये उत्तल दर्पण में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप रख दीजिए और इसके पैरेलल एक रे आप चलाइए। तो पैरेलल रे चलाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ये इधर चली जाएगी रे, ठीक है। दूसरा जो है आप इस पोल से चला दीजिए, तो जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी। तो दोनों को यदि पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे कट करेगा और छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये तो होगा नहीं। अब तीसरा केस में हम ले लेते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के केस में जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, इसका फोकस ले लेते हैं यहाँ और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, पैरेलल चला दिया तो फोकस से होकर के पास करेगी, ये इधर लौट जाएगी। और दूसरा आप यहाँ से पोल से चला दी थी, जितना एंगल बना करके आ रही थी उतने ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी, इधर की ओर लौटेगी एंगल बना करके। इन दोनों को पीछे की ओर आप बढ़ाइए। एक्चुअल में तो ये कट कर नहीं रही है, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो यही सही होगा। और इसका यूज किया जाता है जब पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। और इसी का यूज किया जाता है जो बार्बर नाई की दुकान में जो लगा रहता है मिरर, वो यहीं अवतल दर्पण ही होता है और उसमें बाल जो है बड़ा करके वो दिखाता है। क्योंकि जो बार्बर जो है अपना चेयर दर्पण के पोल एंड फोकस के बीच में लगाया रहता है, तो हमारे बाल जो है बड़े दिखाई देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? देखिए, जब पंखा चलता है गर्मी के मौसम में, हम जानते हैं कि हमारे शरीर से पसीना हुआ है, मतलब वाटर निकला हुआ है, और वाटर के इवेपोरेशन का रेट यदि विंड का स्पीड ज़्यादा है, यानी हवा तेज गति से मूव कर रही है, तो उस केस में वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होता है। इवेपोरेशन का जो दर होता है, रेट होता है, वो फास्ट हो जाता है। तो पंखा चला देने से विंड का स्पीड बढ़ जाता है। विंड का स्पीड बढ़ जाने से हमारे शरीर से जो पसीना निकला हुआ है, यानी जो लिक्विड निकला हुआ है, उसका इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट होता है। तो जब जल्दी से इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए वो हीट कहाँ से गेन करेगा? हमारे बॉडी से गेन करेगा। हमारे बॉडी से हीट लेकर के इवेपोरेट होगा। तो जब बॉडी से हीट लिया तो बॉडी में हीट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ठंडा महसूस होगा। तो इसका सही आंसर, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है? नहीं। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है? बिल्कुल नहीं। हवा की चालकता बढ़ जाती है? नहीं। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है? यही सही होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होते चला जाता है। यदि ट्रोपोस्फेयर की हम बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे वाले लेयर पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वो रेयरर मीडियम हो जाता है, और टेम्परेचर जहाँ कम है वो डेंसर मीडियम हो जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ एक तारा है, तारा से जो लाइट रे चला, ये बहुत सारे लेयर्स हैं, मान लीजिए ये बहुत सारे लेयर्स हैं, हवा के जो लेयर्स हैं ये। तो यहाँ से रे चला तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, चूँकि ऊपर डेंसर मीडियम है, डेंसर है सघन, और नीचे रेयरर यानी विरल माध्यम है, रेयरर। तो ये नॉर्मल से किधर, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे? तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करता है। फिर यहाँ आएगा तो फिर वही नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, फिर यहाँ आएगा नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। नॉर्मल से अवे बेंड करते करते जो उसका इमेज बनता है वो टिमटिमाने लगता है। तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये हो रहा है। तो अपवर्तन से हम समझ सकते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने को मिलता है हमें। एक तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और दूसरा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है दो छोटे
दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है। जैसे यूरेनियम 235 आप ले लीजिए, 235, तो बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूट गया, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया, और यहाँ से एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। जब इस पे स्लो न्यूट्रॉन से अटैक करवाया गया तो ये यूरेनियम 235 बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया। और यदि बेरियम एंड क्रिप्टन दोनों का मास को ऐड करें तो यूरेनियम 235 से कम ही आएगा। और ये जो मास में जो डिफेक्ट आया हुआ है, मास में जो कमी आई हुई है, यही मास आइंस्टीन के इस इक्वेशन से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। E = डेल्टा m इंटू c²। ये क्या है, मास में जो चेंज आया इंटू c²। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूला से निकल जाएगा, यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकल रही है। क्यों, मास में जो कमी आई है, वही मास में जो कमी है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो इक्वेशन है आइंस्टीन का, उससे निकाला जा सकता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर क्या बना हुआ है, न्यूक्लियर बम बनाया गया है, एटम बम बनाया गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था यूएसए के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। फैटमैन और लिटिल बॉय नाम का जो 2 एटम बम गिराए गए थे, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, बनाए गए थे। अब दूसरा देख लेते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं तो यहाँ पर भी मास का डिफेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर में भी मास का डिफेक्ट आ जाता है और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सन के कोर के अंदर 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में। तो हाइड्रोजन बम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ये जो रिएक्शन होगा उसको अनियंत्रित कर दिया जाता है। जैसे एटम बम बनाने के लिए जो वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा था, वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे एटम बम काम कर रहा है, न्यूक्लियर बम काम करता है, और ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के बेसिस पे काम करता है हाइड्रोजन बम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। देखिए, प्रेशर कुकर ढक्कन को जब बंद किया जाता है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज करता है, मतलब प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो पानी का क्वथनांक कह दीजिए या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से खाना जल्दी से पक जाता है इसमें। तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, नहीं, उच्च तापमान पर उबलता है, ये गलत है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, दाब कम नहीं होता है, दाब तो बढ़ जाता है ना प्रेशर कुकर में। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर भी एक हीट इंजन है, हीट इंजन 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन है, और एक ऐसा हीट इंजन है जो मेनली जो हीट इंजन होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ये हीट इंजन के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो ये करता क्या है, ये लो टेम्परेचर वाले एरिया से हीट को उठा करके हाई टेम्परेचर वाले एरिया की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या है, कोल्ड एरिया है, वो टेम्परेचर कम है, तो वहाँ से हीट को उठा करके क्या कर देगा, ये हाई टेम्परेचर वाले एरिया यानी कमरे की तरफ कर देगा, यानी रूम की तरफ कर देगा हीट को। तो हीट जब रूम में ट्रांसफ़र होने लगा, रूम की तरफ आने लगा रेफ्रिजरेटर से, तो क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा। देखिए, वाटर एक अलग ही तरह का बिहेवियर शो करता है, अदर जो लिक्विड हैं उनसे अलग बिहेवियर शो करता है। वो अलग बिहेवियर क्या है, देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो है यदि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसका घनत्व बढ़ता है।
लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है, यानी लिक्विड से वो आइस के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें वाटर यहाँ तक भरा हुआ है। तो जब इसको डालेंगे तो ये पानी को डिस्प्लेस किया होगा, वाटर को ये डिस्प्लेस किया होगा। वाटर को जब डिस्प्लेस किया होगा और ये तैर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस किया और ये तैर रहा है। अब जब धीरे धीरे ये मेल्ट करेगा, मेल्ट क्यों करेगा? क्योंकि नीचे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है। तो हीट का ट्रांसफ़र किधर से होगा? वाटर की तरफ से आइस की तरफ हीट ट्रांसफ़र होकर के आएगा और आइस मेल्ट होने लगेगा। तो जब आइस मेल्ट होने लगेगा तो इसका डेंसिटी इंक्रीज होगा। मतलब आइस का डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर का डेंसिटी, आइस का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है ना। मास तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, मास तो रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब ये रहा कि जब डेंसिटी इस बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होगा। मतलब जब आइस मेल्ट करेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम अब कम होने से मतलब आइस का जितना वॉल्यूम था ये वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उससे कम ही वॉल्यूम हुआ। तो कम ही वॉल्यूम हुआ तो ये यहाँ से ओवरफ्लो नहीं होगा, जल का स्तर ओवरफ्लो तो होगा नहीं, जल का स्तर नहीं बदलेगा। और जल का स्तर नहीं बदलने का क्या कारण है? ये वाटर का जो है कुछ ऊपर भाग भी तो इसका है ना, ऊपर भी भाग है इसका, तो वो मेल्ट करेगा तो रिमेन जो है लेवल सेम रहना चाहिए यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मेजर किया जाता है, ये सही है। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिए, ये फोर्स नहीं है, जस्ट ये फोर्स इसमें लगा दिया गया है, बल ये नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये भी पोटेंशियल ही इसको कहेंगे। तो पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ईएमएफ को मेजर करता है। ईएमएफ का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है, तो ये भी एक वोल्टेज ही है, तो ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से करंट ही मेजर किया जाता है। ये ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट में किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर कर लेता है। मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे मेजर किया जा सकता है। बहुत छोटा भी थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस मेजर नहीं किया जाता है, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर किया जाता है, यानी विद्युत धारा ही मेजर किया जाता है। तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। तो ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक बात याद रखिए, यहाँ निर्वात दिया गया है, मतलब हवा का कोई भी रुकावट जो है पंख पे नहीं काम करेगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कैसे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जस्ट ड्रॉप करना है, u इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से u इज इक्वल टू 0, और मान लीजिए कि h हाइट से गिरा रहे हैं हम, h हाइट से, h हाइट है यहाँ से, h हाइट। तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT²। जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है तो u 0 हो जाएगा। s कितना है? हाइट h है, हाफ एक्सेलेरेशन कितना है? g होगा, हाफ GT²। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/g का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 2h/g। अब देख लीजिए 2h/g आ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है ही, हाइट तो तीनों के लिए सेम है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों के लिए सेम है। क्या मास इसमें आ रहा है टाइम में? किसी का द्रव्यमान तो नहीं आ रहा है, द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है टाइम, लगने वाला जो टाइम है द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है। इसलिए रबर की गेंद हो, लकड़ी की गेंद हो या फिर पंख हो, मतलब ये रहा
छत पर से एक हाथी को ड्रॉप कर दिया जाए और छत पर से एक रबर के गेंद को ड्रॉप कर दिया जाए, दोनों एक ही साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसलिए तीनों एक साथ पहुंचेंगे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना कारण है। तो देखिए, पानी के एक फिल्म पर पानी का एक लेयर है, वाटर का एक लेयर है, मान लीजिए ये एक वाटर का लेयर है, तो लाइट रे यहाँ पे आई, तो चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, अब कुछ भाग तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, यहाँ से अपर वाले सरफेस से लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी, दोनों घटना एक साथ होगी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब ये जो नॉर्मल की ओर बेंड करके दूसरे किनारे पर जो आई है, इसके दूसरे फेस पे जो आई है, तो यहाँ पर भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर के आगे जाएगी, और रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टेड वेव कहिए, सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्टेड वेव कहिए, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और फिर इधर रिफ्लेक्टेड जो रे है, इधर रिफ्लेक्टेड जो रे आ रही है, दोनों इनके बीच में भी इंटरफेरेंस होगा, यानी व्यतिकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो इंटरफेरेंस की वजह से ही थिन फिल्म चमकती हुई नज़र आती है, सुंदर दिखाई देती है। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म इस टॉपिक का नाम है, ये आईआईटी के सिलेबस में है, 12th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ना पड़ता है। प्रकाश का क्या है, व्यतिकरण। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। नहीं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, तो यहाँ से ये तो गलत हो गया, सीधे गलत हो गया ये। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, बिल्कुल। कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, और मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है, 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg, बहुत ही कम मास है। प्रोटॉन के मास का 1836 से 1837 गुना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये सही है। परमाणु एक मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ये सही नहीं है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या बिल्कुल जो किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को कहा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो ये सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग होते हैं। बिल्कुल ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है, और कार्बन डेटिंग जैसे कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं C12, C612, C613 और ये इसका मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6, ये कार्बन डेटिंग में इसी का तो यूज किया जाता है ना, C14 वाले का, तो ये सही है। कैंसर के उपचार में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ से कौन सा गलत, कौन सा है? बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये बिल्कुल सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम नहीं, कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन का मतलब टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका यूज नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी, यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट,
एंड बल्कमिस्टर फुलेरिन, फुलेरिन नाम है उसका, फुटबॉल के शेप का होता है। तीनों का जो स्ट्रक्चर है पहले समझ जाइए, तीनों का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट जो है उसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और बकमिस्टर फुलेरिन का क्या होता है, फुटबॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है। तीनों का स्ट्रक्चर समझ गए। अब आते हैं, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट का संरचना एक ही जैसा है? नहीं, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। पहली बात यह है। तो डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल बन जाता है, और इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हाथ से मसला जा सकता है, स्लीप होता है ये, एक इसका एक लेयर दूसरे पे स्लीप होता है, इसलिए ये सॉफ्ट है और डायमंड जो है हार्ड है। तो एक जैसी संरचना तो होती नहीं है, तो ये गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य नहीं है। उनकी कठोरता समान है ही नहीं। सॉफ्ट है, आपको ये कहें कि ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है और डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हार्ड होने का स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे हार्डनेस के लिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड जो है हार्डेस्ट मटेरियल है, और हेक्सागोनल प्लेनर होने की वजह से ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट है। उनकी विद्युत चालकता समान है? नहीं। देखिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कार्बन के कितने कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों बॉन्ड में शामिल हो चुके हैं, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के केस में। तो डायमंड के केस में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और यहाँ देख लीजिए, इस कार्बन का हेक्सागोनल में यहाँ जो कार्बन है वो इस कार्बन से और इन 2 कार्बन से ये बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन कौन से कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है? इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन से, और एक इधर कार्बन आएगा, 3 कार्बन से ये बॉन्ड बनाया हुआ है। यानी इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं थे, 3 बॉन्ड बनाने में शामिल हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है ना इसके पास। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है। तो उनकी विद्युत चालकता समान है, समान तो है ही नहीं। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करवाता है, कंडक्टर है ही नहीं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल रिएक्शन इनका सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है ना। तो कार्बन के ही ये तीनों एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिस्टर फुलेरिन, ये तीनों। तो तीनों एक ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, तीनों एक ही तरह के रिएक्शन शो करेंगे, तो ये सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक इसमें से कौन है? एलपीजी। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए, एलपीजी में दोनों ही पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी पाया जाता है। प्रोपेन यानी C3H6 और ब्यूटेन मतलब C3H8 एंड C4H10, ये दोनों ही पाया जाता है, दोनों ही पाया जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है प्रमुख घटक है, तो ब्यूटेन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो इस पे हम जा सकते हैं, या तो इसका आंसर डी होगा, ब्यूटेन होगा, या तो इसका आंसर डी होगा, ब्यूटेन होगा, या फिर यदि दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये ई हो जाएगा मोर देन 1। तो चूँकि बीपीएससी के बहुत सारे प्रश्न जो है विवादित रहते हैं, आंसर कुछ और होता है, बीपीएससी कुछ और देती है, लोग कुछ और सोचते हैं, तो इसका आंसर जो है या तो डी होगा या फिर ई होगा। और इसमें कोई स्मेल नहीं होता है एलपीजी में। स्मेल आए, यदि कहीं लीकेज हो रहा है तो उसमें स्मेल आए और पता चल जाए कि गैस का लीकेज हो रहा है, इसके लिए इसमें इथिल या इथाइल मर्केप्टन जो है नाम का एक मिला दिया जाता है, उसमें सब्सटेंस मिला दिया जाता है, इथाइल मर्केप्टन, C2H5SH उसका फॉर्मूला होता है, C2H5SH। इसको मिला देने से गैस में रिसाव हो रहा है क्या, ये इस बात का पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग को ही नाभिक का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या आ जाता है एटॉमिक नंबर, तो Z+N होता है मास नंबर। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले टोटल पार्टिकल्स को मास नंबर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ से। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान नहीं, गलत है। हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। हमेशा वर्ड जो एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सोडियम एक एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें 11 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 ही होंगे। तो 11 और 11 मिल करके कितना हो गया 22 होता है, 22 होता है। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, इसलिए ए ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट में मुख्यतः मुख्य घटक जो होता है वो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना परसेंट, 60 to 65% रहता है सीमेंट में ये कैल्शियम कार्बोनेट, 60 to 65%। इसके अलावा कैल्शियम भी रहता है, सिलिकॉन भी रहता है, जिप्सम भी रहता है, राख, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से चूना पत्थर ही रहता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, आइसोटोप अलग होते हैं, ये क्या होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कार्बन के 12, 6, 13, 6 और 14, 6 ये हो गए समस्थानिक, आपस में आइसोटोप्स हो गए। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के प्रोटियम 11, ड्यूटेरियम 21 एंड ट्राइटियम 31, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी 3 आइसोटोप्स हो गए। तो कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में नहीं, एक ही एलिमेंट के हैं ये, एक ही तरह के ये एलिमेंट हैं, जस्ट मास नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर तो सब में सेम आ रहा है ना, 1 हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। उसी तरीक़ा से ये कार्बन के 3 जो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 666 ही है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, प्रोटॉनों की संख्या अलग नहीं होती है, ये सेम होते हैं, ये तो नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के हैं ये होते हैं। परमाणु संख्या में परमाणु संख्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों एक ही साथ रह सकती है, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हों, उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। राइट ऑप्शन ए होगा। कैलामाइन किसका अयस्क है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, जस्ता का। कैल्साइट किसका अयस्क है, कैल्साइट चट्टानी खनिज है ये। अब गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना सीसा यानी लेड का, पीबी का ये अयस्क है, लेड का, सीसा का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो बफर सॉल्यूशन का पहले देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक वीक एसिड ले लीजिए, एक वीक एसिड ले लीजिए और वीक एसिड का कंजुगेट बेस ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर एक वीक बेस ले लीजिए और वीक बेस का कंजुगेट एसिड ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 से लेस भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। क्षारीय विलयन यानी बेसिक जो होगा उसका पीएच, वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है, तो क्षारीय होगा निश्चित रूप से। उदासीन का तो 7 होता है और अम्लीय विलयन का 7 से लेस होता है।
तो क्षारीय विलयन का pH 7 से ग्रेटर होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस यानी परासरण, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो वो है बैक्टीरिया, राइट ऑप्शन ए होगा। ये बायो रेमिडिएशन जैव प्रौद्योगिकी, ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बायोमेरिडिएशन प्रक्रिया द्वारा एक उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। और बायो रिमीडिएशन प्रक्रिया क्या है, बायो रिमीडिएशन प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की यानी बायोटेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो दूषित पदार्थों प्रदूषकों को हटाने में जीवित जीवों जैसे रोगाणुओं तथा बैक्टीरियाओं का उपयोग करता है। तो मतलब ये रहा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को यूजफुल सब्सटेंस में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, लकड़ी आता है, फल आता है, सब्जी आदि आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि देखिए दो चीज़ें एक साथ चलती है पौधों के साथ। चूँकि वो जीव हैं तो रेस्पिरेशन यानी सांस भी लेते होंगे, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और दूसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो रात का टाइम है और फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, तो रात में लाइट का प्रेजेंस तो है नहीं, इस कारण से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो आसपास के ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन अब इसमें से देखते हैं, ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और अपनी पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कीड़ों को फंसाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, डोसेरा, नेफेंथेस, डायोनिया, ये सब जो है कीटभक्षी पौधे हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस चीज़ में भी मदद करते हैं, तो भोजन के भंडारण में भी मदद करते हैं, जैसे आलू कंद। पौधे को आकार देने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं, जैसे कैक्टस का पर्णाभ स्तंभ प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस चीज़ में भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक के साथ भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है, तो जब भी ब्लड चढ़ाया जा रहा हो तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि RH प्लस को RH प्लस, MRH माइनस को RH माइनस का ही रक्त दिया जाना चाहिए, अन्यथा डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है, एस्फेनाइड हड्डी में, मस्तिष्क में, राइट ऑप्शन डी होगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे। और पैराथायराइड कहाँ पे होता है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का यूज नहीं किया जाता है, सूक्ष्म किरणों का यूज भी नहीं किया जाता है, पराध्वनि किरणें, तरंगे, पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासाउंड का नाम आप लोग सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड बहुत लोग कराए भी होंगे। अल्ट्रासाउंड में इसी का उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है जो इंटरनल बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लाडर हो गया,
यानी होल एब्डोमेन का फोटोग्राफ लिया जा सकता है, उसके थ्रू देखा जा सकता है, किडनी का फोटोग्राफ लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि साइज सेम तो है ना, कहीं सूजन तो नहीं है ना, कहीं स्टोन तो नहीं है ना, कोई मांस तो नहीं उसमें दिख रहा है ना। तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर भी पता लग जाता है, इससे उसका विकास सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी तो उसमें नहीं है, नहीं, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। हालांकि जेंडर पता लगाना कानूनी अपराध है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये गलती से क्रॉस मार्क से यहाँ पे लग गया, क्रॉस मार्क नहीं होगा, यहीं सही होगा। पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो देखिए, वही रक्त समूह यानी वही ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात है, वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यदि हम ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए, तो उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। और यदि बी की बात करें तो एंटीजन उसमें बी होता है, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी ए होता है। लेकिन यदि ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें एंटीजन ए एंड बी तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, और यही कारण है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ए बी जो होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, वो किसी को भी दे सकता है। एंटीबॉडी तो ए बी होता है लेकिन वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये फेफड़े का संक्रमण है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये होता किसकी वजह से है? निमोनिया न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और उसी करंट अफेयर को मैं करवाऊंगा जो आज भी रिलेवेंट है। इरेलेवेंट करंट अफेयर्स को मैं स्किप कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? ये आज भी रिलेवेंट है। तो कब शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को शुरू किया था, 1 जनवरी 2021, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12% प्राप्त होगा, 4.12%, राइट ऑप्शन ए होगा। 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। 2021 से 26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की है। इस अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बिहार का केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में 4.12% का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और इनमें 4 सदस्य रहे। डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक कुमार लाहिड़ी थे, डॉक्टर रमेश चंद्र और अजय नारायण झा थे, और इसमें सुदीप्तो मुंडले नहीं थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है, 74, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25 तक, 2020-21 से 2024-25 तक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है, राइट ऑप्शन ए होगा। कोवैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो वो है 9.02 किलोमीटर,
9.02 किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ से गुजरती है और यह सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जिसे पूरा कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का समय लगता था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में मिला दिया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट 1924 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना नहीं। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता प्रदान करना। मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जो अदर अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता प्रदान करना, राइट ऑप्शन डी होगा। वो कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण नहीं। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की कोई भी विधायिका नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। हालांकि अभी तो जम्मू कश्मीर में भी कोई विधायिका कार्य नहीं कर रही है, कोई विधायिका वहाँ पर भी कार्य नहीं कर रही है, तो या तो सी होगा या फिर कश्मीर और लद्दाख दोनों होगा, डी होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? कुल 19 पदक जीते थे, राइट ऑप्शन ए होगा, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? 1 अगस्त 2021 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो डसॉल्ट एविएशन ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? इजराइल में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। यह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, ये सारे फीचर्स इसमें शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा 8 मई 2022 को आयोजित BPSC 67th PT एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।